हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा था, उसके 8 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके थे और जो 8वां लेक्चर प्रीवियस लेक्चर था, इसमें अपनी बातें चल रही थी। नेक्स्ट में ये चैप्टर पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल आपको घर पे सोल्व करने हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 5-7 न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करवाए थे यहाँ पे क्लास में। और बाकी जो चैप्टर है वो आपने रिकैप अच्छे से करा होगा, नोट्स बना लिए होंगे, नोट्स साथ साथ में बनाते जाना है। आज अपन बात करेंगे इसके अंतिम लेक्चर की, जो इसका 9वां लेक्चर है। अपन बात कर रहे थे आरएनएस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आरएनएस ने किसके मध्य संबंध बताया था? आरएनएस ने जो वेग नियतांक था उसको किस के साथ संबंधित किया? एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर के साथ कोरिलेट करके एक इक्वेशन दी थी। उसी इक्वेशन को अपन किस नाम से जानते हैं? आरएनएस समीकरण। वो इक्वेशन क्या थी? आरएनएस समीकरण क्या थी? आरएनएस समीकरण K = A की पावर माइनस EA/RT। ये कौन सी इक्वेशन थी? आरएनएस इक्वेशन। इसमें K क्या था? ये था रेट कांस्टेंट। A क्या था? आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर था ये आरएनएस पूर्व चरघातांकी गुणांक। आरएनएस पूर्व चरघातांकी गुणांक जो किस पर निर्भर करता है? ये Z पर निर्भर करता है। यहाँ पर EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और यहाँ पर T क्या है? परमताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस प्रकार से ये किस पर निर्भर करता है? ये Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संगठित आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बारे में अपनी बात हो चुकी थी। इसको अपन नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं? समीकरण 1 का ln लेने पर या लघुगुणक लेने पर क्या समीकरण प्राप्त होती है अपने को? ln K = ln A - EA/RT। ये समीकरण प्राप्त होती है। आप सभी जानते हो ln की जगह अपन लिख सकते हैं 2.303 log। इस वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास समीकरण क्या प्राप्त होगी? 2.303 log K = 2.303 log A - EA/RT। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई है। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर रहा हूं। अब समीकरण 2 में, यहीं पे मैं लिख देता हूं, समीकरण 2 में 2.303 का भाग देने पर, समीकरण 2 को 2.303 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त? विभाजित कर हल करने पर अपने को क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में अपने को देखना। इसमें 2.303 का भाग लगेगा तो log K ही बचेगा। यहाँ पे इसमें 2.303 का भाग लगेगा तो log A बचेगा। और यहाँ पर इसमें 2.303 का क्या करना है? अपने को भाग देना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? log K = log A - EA/2.303 R और गुणा 1/T। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/T। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई है। क्लियर है?
सोल्व करने पर अपने को ये समीकरण प्राप्त हुई है। इसको समीकरण नंबर अपन दे देते हैं 3। अब इसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे समीकरण 3 का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यह इसका आलेखी निरूपण। तो ये एक सरल रेखा समीकरण किसको फॉलो कर रही है? y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रही है। कैसे? इस समीकरण को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? log k बराबर इस माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख दूं, माइनस EA अपॉन 2.303 r और ये 1 अपॉन t और ये प्लस का है log a, तो यहां पर लिखूंगा log a। अब देखो आप, ये y और ये m और ये 1 अपॉन t क्या है? x और ये क्या है? y बराबर mx प्लस ये क्या है? c। तो ये क्या है? t और ये है m और ये है y। तो अब अपन ये सरल रेखा समीकरण के अनुसार इसको अपन क्या करेंगे? इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। तो ये अपने को ग्राफ प्राप्त होता है इसका। ये y एक्सिस पे कौन आएगा? log k। x एक्सिस पे कौन आएगा? 1 अपॉन t। अब आप इसमें सब देख रहे हो, इसमें ये जो m है, m किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्लोप को। स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव है। स्लोप क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो आरेख ढलान यानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इस प्रकार से अपने को आरेख प्राप्त होगा ये। और ये जो है ये क्या होगा? log a। इसको इंटरसेप्ट कहते हैं अपन, या फिर मैं बोलूं इसको क्या कहते हैं? अंतःखंड। ये क्या है? अंतःखंड। अब बताइए इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप या फिर मैं बोलूं ढाल। ढाल क्या होगा? ढाल होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा भी कहते हैं इसको। किसके बराबर है? ये है माइनस EA अपॉन 2.303 r के इक्वल है। यहां पर मैं एक चीज बोलूं, अपने को यदि स्लोप ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो? ढाल ज्ञात हो। तो ढाल ज्ञात होने पर ढाल से किसको गुणा कर सकते हैं? 2.303 r को गुणा करके अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? अपन EA ज्ञात कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2.303 माइनस ये r गुणा क्या करते हैं? ढाल बराबर क्या ज्ञात हो जाएगी आपको? ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर ज्ञात हो जाएगी। तो यहां अपन किसका मान डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी का मान भी अपन यहां से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो क्या ज्ञात कर सकते हैं यहां से? अपन एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू या एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये यहां तक आर्हेनियस इक्वेशन सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन इसको आप सभी लिख सकते हो नोट्स में, अपने में आपको इस तरह से बनाना है, ये सब लिखना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आर्हेनियस इक्वेशन की बात हो चुकी। अब अपन ने ln या लघुगुणक लिया। क्लियर? ln की जगह ये लिख सकते हैं ये समीकरण, इसको 2.303 से विभाजित करने पर ये समीकरण प्राप्त हुई। और इस समीकरण में अपन इस मान को पहले लिख दिया, इसको अपन ने क्या लिख दिया? बाद में लिख दिया। और ये सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c। c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट बोले, या इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतःखंड होता है। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। ये चीज आप सभी को यहां पर क्लियर हुई। और इसका ये आरेख, इसमें अपने को इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, अगर स्लोप ज्ञात हो तो स्लोप को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2.303 r से। और किसका मान ज्ञात हो जाएगा? अपने को एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात हो जाएगा। ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में अगर स्लोप मिल जाए तो स्लोप को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2.303 और r क्या है? गेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते ही अपने को किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट भाग की। इसको मैं हटाता हूं। अब इसकी अपन देखेंगे इंटरवल इक्वेशन या अंतराल समीकरण। इसकी देखते हैं अपन इंटरवल इक्वेशन या फिर मैं बोलूं अंतराल समीकरण।
आरएमएस इक्वेशन से ही अपन देखेंगे यहाँ पर इंटरवल इक्वेशन, या इसको अपन कहेंगे अंतराल समीकरण। अंतराल समीकरण। अब देखो अंतराल समीकरण में क्या, दो ताप होंगे T1 और T2, और दो तापों पर रेट कांस्टेंट क्या होंगे, रेट कांस्टेंट क्या होंगे, क्रमशः है K1 और K2 होंगे। तो आरएमएस समीकरण अपने को कौन सी प्राप्त हुई थी, एक बार फिर से अपन लिखेंगे उसको। ये समीकरण थी अपने पास log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये समीकरण अपने को प्राप्त हो चुकी थी, ये समीकरण अपन ने प्राप्त की थी। अब यहीं से अपन इंटरवल इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो पहले किसके लिए, K1 के लिए अंतराल समीकरण ज्ञात करेंगे, फिर किसके लिए ज्ञात करेंगे, K2 के लिए अंतराल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, log K1 बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R गुणा 1 अपॉन T1, और K2 के लिए क्या हो जाएगी, log K2 इजिकल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R गुणा 1 अपॉन T2। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब ये समीकरण घटाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो क्या लिखेंगे, log, इसको घटाएं तो ऐसे लिख सकते हैं K2 अपॉन K1। यहां पर घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, EA अपॉन 2.303 R। यहां पर अपने को क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको अपन अगर सोल्व करते हैं तो ये मान अपने को प्राप्त होगा। इसी समीकरण को अपन घटाने पर ये वैल्यू अपने को ये समीकरण प्राप्त होगी। अब अपन घटाने की एक प्रोसीजर है, उससे वो घटाव होता है और रिजल्ट ये अपने को प्राप्त होता है। वो ये कैसे घटाते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर चुका। K2 माइनस K1 ये log कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, K2 बटे K1 माइनस वाली वैल्यू को नीचे लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। ये चीज क्लियर हुई। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। यहां पर क्या लिख देंगे अपन, T1 गुणा T2, और यहां पर लिखेंगे T2 माइनस T1। तो ये समीकरण भी अपन लिख सकते हैं। ये समीकरण काम में ले सकते हैं इंटरवल इक्वेशन के रूप में, चाहे फिर कौन सी काम में ले सकते हैं अपन, समीकरण 3 को भी ले सकते हैं, और किसको काम में ले सकते हैं, समीकरण 4 को भी अपन इंटरवल इक्वेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये इसकी कौन सी इक्वेशन हुई, इसके अंतराल समीकरण। तो आप सभी अंतराल समीकरण के बारे में बता सकते हो। एक बार मैं फिर से अंतराल समीकरण के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। अंतराल समीकरण कब, जब T1 ताप पर वेग स्थिरांक दे रखा है यानी K1, और जब T2 ताप पर वेग स्थिरांक दे रखा है यानी K2। ये सामान्य समीकरण अपन ने सोल्व करके प्राप्त करी थी। इसी से अपन क्या प्राप्त करेंगे, अंतराल समीकरण। K1 T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1, तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। T2 ताप पर वेग स्थिरांक K2, तो इस समीकरण को फिर ऐसे लिखेंगे। फिर K2 वाली में से K1 वाली घटा देंगे, यानी दो में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाना मैंने आपको बता दिया। ये समीकरण भी प्राप्त हो सकती है और ये समीकरण भी अपने को प्राप्त हो सकती है। इसका मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा एक, हालांकि आप घर पे ऐसा न्यूमेरिकल सोल्व करना या करने की कोशिश आपको करनी है। क्लियर हुई ये चीज आप सभी को। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट मैं क्या करवा चुका हूं, आपको आरएमएस इक्वेशन करवा चुका हूं। यहां पर एक रिलेशन था, ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी।
और ये क्या है, ताप। देखो ताप बढ़ाएंगे, अगर ताप बढ़ाते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो मान है उसमें बड़े मान का भाग लगेगा, क्लियर है। और बड़े मान का भाग लगेगा तो ये वैल्यू छोटी आएगी, यानी इसमें से छोटी वैल्यू घटेगी तो ये ज्यादा होगा, तो रेट क्या रहेगा, ज्यादा। फिर से समझना, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, बड़ा मान है, ज्यादा है, तो ये बड़े मान का इस वैल्यू में एक्टिवेशन एनर्जी में भाग लगेगा तो ओवरऑल वैल्यू माइनस की क्या आएगी, कम। इसमें से कम मान घटेगा तो ये क्या रहेगा, ज्यादा। जैसे ये 10 हो, 10 में से कम मान 1 घटे तो ये 9 बच जाएगा, और मान लो ये 10 और इसमें से ज्यादा मान 8 घटे तो ये कितना, 2 ही बचेगा या नहीं बचेगा। क्लियर हुई क्या ये बात सभी को। तो ताप बढ़ाने पर ये एक्टिवेशन एनर्जी इनडायरेक्टली क्या हुई है, कम, और ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है। देखो ताप बढ़ाने पर ये कम और ये क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। देखो ये ताप बढ़ाने पर ये वैल्यू तो है, लेकिन ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और इसमें से बड़े मान, इस मान में से छोटा मान घटेगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर वेग क्या होता है, बढ़ता है। इनडायरेक्टली रूप से अपन कहें सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, घटती है। क्लियर हुई ये चीज भी आपको, यानी तापमान का क्या प्रभाव है ये भी आपको मैंने यहां पर स्पष्ट कर दिया है। अब अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा इसमें 5-7 मिनट का, सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। अपन बात करेंगे अब एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी एंड ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी को कहते हैं अपन ईए से, यानी सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ईए, और संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, इसके बारे में अपन अब डिस्कशन करेंगे, सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद में ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक्टिवेशन एनर्जी की यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, अभिकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा जिससे कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो सके। क्या कह रहा हूं, अभिकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा, अधिक्य ऊर्जा, न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा जिससे प्राप्त कर वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। उस न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा को ही अपन क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर मैं कहूं सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। हाँ, सक्रियण ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और अभिकारक अणुओं के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का अंतर होता है। किसका अंतर होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ईए, किसका अंतर होता है, दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं ईटी, माइनस अभिकारक अणुओं की
अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का अंतर होती है। औसत गतिज ऊर्जा, इसका अंतर इसको लिखते हैं ER, अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को ER से लिख सकते हैं अपन। क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, EA = थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। ये आपको लिखना होगा। आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहलीज ऊर्जा की परिभाषा पूछे तो भी दहलीज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर हुई क्या? तो ये किसके बारे में बात करी मैंने, सक्रियण ऊर्जा। अब देखो किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है। किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, जो कि ताप पर निर्भर करता है, जो कि ताप पर निर्भर करता है। ये भी आपको मैंने एक पीछे फॉर्मूला लिखा था, उसमें लिखा था ना, ये था फॉर्मूला log K बराबर log A माइनस A अपॉन 2.303 RT। इससे पता चलता है किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। कोई भी अभिक्रिया, प्रत्येक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। और यह मान किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ये चीज क्लियर हुई, ताप पर भी निर्भर कर रहा है। ताप कम ज्यादा होने पर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, कम अथवा ज्यादा, ये निर्भर इसी पर करेगा। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब मैं बात करूं प्रभावी संगठनों का अंश भी किस पर निर्भर करेगा। प्रभावी संगठनों का अंश भी किसके द्वारा निर्धारित होता है, अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में प्रभावी संगठनों की संख्या सक्रियण ऊर्जा द्वारा ही निर्धारित होती है। सक्रियण ऊर्जा द्वारा ही निर्धारित होती है। अर्थात मैं कहूं अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा, सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करेगा। यानी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, 1 अपॉन सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। ये संबंध रहेगा। अगर सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अधिक। ये अपन इस आरेख से आसानी से इजी वे में समझ पाएंगे। जैसे ये है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया हो रही है, इधर प्रगति है अभिक्रिया की। यह है ऊर्जा, यानी इसको कहते हैं अपन ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। कौन सी अभिक्रिया की ऊर्जा, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। यह अभिक्रिया की प्रगति। यह है अभिकारक, जैसे ऊर्जा किसकी है, रिएक्टेंट की, अभिकारकों की ऊर्जा है। अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है ये। और ये है यहां पर मान लो यहां पर अभिकारक थे A, B क्रिया कर रहे थे C से, और यहां पर ये क्या बन गई, उत्पाद। उत्पाद में क्या, A अलग हो गया और B और C के मध्य क्या हो गया, बंध बन गया। ये क्या है, उत्पाद। ये उत्पाद की ऊर्जा है, ये ET उत्पाद की ऊर्जा है। ये उत्पादों की ऊर्जा ये हो जाएगी यहाँ पे। ये किसकी ऊर्जा है, उत्पाद की। अभिक्रिया होने पर कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, यहां से यहां पर आने में। यह है अभिक्रिया उष्मा डेल्टा H। क्लियर हुई बात सभी को? और ये क्या है, ये क्या है, EA, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, सक्रियण
ऊर्जा। क्या है ये? सक्रियण ऊर्जा। यहां पर बनती है एक संक्रमण अवस्था A-B-C, इसको कहते हैं अपन संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था है? संक्रमण अवस्था। यह सक्रियण ऊर्जा, यह विकारक अणुओं की ऊर्जा। और यहां से यहां तक की ऊर्जा की मैं बात करूं, यहां से यहां तक की ऊर्जा की मैं बात करूं, ये ऊर्जा कौन सी है? दहलीज ऊर्जा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ET क्या है? यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। समझ में आई बात? ET क्या होगी यहां पर? दहलीज ऊर्जा। ER क्या है? अभिकारकों की ऊर्जा या विकारकों की औसत ऊर्जा, क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा या ऊर्जा जो अभिकारक अपने पास रखते हैं। EP क्या है? उत्पाद की ऊर्जा। और डेल्टा H क्या है? अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया एंथैल्पी। और EA क्या है? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा यहां पर सभी ऊर्जाएं मैंने लिख दी है। ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप देख लो यहां से यहां तक की ऊर्जा है, यानी सक्रियण ऊर्जा ये रही। सक्रियण ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा जोड़ी अपन ने? अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा जोड़ी। यानी सक्रियण ऊर्जा में ये रही दहलीज ऊर्जा। इसमें सक्रियण ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी? ये ऊर्जा जोड़नी पड़ेगी। ये क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये इधर आकर के योग होगा नहीं होगा। ये टोटल ऊर्जा कौन सी है? सक्रियण ऊर्जा। अब ये बात समझ में आई क्या? पीछे मैं दहलीज ऊर्जा की बात कर रहा था। अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा। और ये कौन सी ऊर्जा? यहाँ पर इतनी ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, इसमें से घटा देना थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहलीज ऊर्जा में से, तब कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। यह अभिक्रिया ऊष्मा। इसमें एक प्रश्न पूछे, क्या यह अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया ये हुई ना, अग्र अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी? तो आप देख सकते हो यह विकारकों की ऊर्जा है यहां पर, और ये किसकी ऊर्जा है? उत्पादों की। बताओ ऊपर जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है क्या? तो ज्यादा ऊर्जा किसकी है? अभिकारकों की। उत्पादों की क्या है? कम। तो ये यहां से ये बनता है, तो ऊर्जा क्या बाहर निकली है? तो ऊर्जा जिसमें बाहर निकली वो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी। तो ये अग्र अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी। मैं कहूं पश्च अभिक्रिया कैसी है? पश्च अभिक्रिया होगी तो ये विकारक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? उत्पाद। तो यहां से यहां आए तो ये ऊर्जा है कम और ये ऊर्जा है ज्यादा। तो ये कम से ज्यादा में गया, इसका मतलब ऊर्जा ग्रहण करी है। इसका मतलब पश्च अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। ये चीज आपके दिमाग में मैं बैठाने की कोशिश कर रहा था। ये चीज मैं क्लियर करवा चुका आपको। एक्टिवेशन एनर्जी एक बार फिर से, अभिकारक अणु को आवश्यक वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जिससे वे उत्पाद में बदल जाए या फिर प्रभावित संगठित कर ले। एक्टिवेशन एनर्जी दहलीज ऊर्जा में से अभिकारकों की ऊर्जा घटा दो, ये है। और प्रत्येक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी का मान निश्चित होता है जो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। अभिक्रिया में प्रभावित संगठनों का अंश भी किसके द्वारा निर्धारित होता है? सक्रियण ऊर्जा के द्वारा ही निर्धारित होता है। फिर ये अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग भी किस पर निर्भर करेगा? प्रभावित संगठनों का अंश एक वेग ही तो है, किस पर निर्भर करेगा? सक्रियण ऊर्जा पर। आप देख सकते हो ये सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा हो तो अभिकारक अणुओं को ऊर्जा ज्यादा प्राप्त करनी पड़ेगी, फिर उत्पाद में जाएंगे। तो ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करना है तो वेग क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि सामान्य ताप पर अणुओं को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो अगर सक्रियण ऊर्जा कम कर दी तो अभिकारक अणुओं को इतनी सी ऊर्जा चाहिए तो वो तुरंत मिल जाएगी और ये उत्पाद में बदल जाएंगे। तो ये ज्यादा है, ये कम होगा, ये कम है, ये क्या होगा? अधिक होगा। ये मैंने आरेख बना दिया, ये इसके बारे में डिटेल से आपको सभी को समझा दिया। आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है?
या इसको कहेंगे अपन संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसको, संक्रमण अवस्था। अब देखो जैसे इसी अभिक्रिया में ये क्या थी, अभिक्रिया ए और बी थे, क्रिया किसके साथ कर रहे थे, सी के साथ। ये क्या थे, रिएक्टेंट, या फिर मैं कहूं ये क्या थे, अभिकारक। किसमें बदले, ए डैश बी डैश सी, इसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कहेंगे अपन, ट्रांजिशन स्टेट, यानी इसको क्या कहेंगे अपन, संक्रमण अवस्था। और ये किसमें बदले फिर, ए प्लस बी सी, ये क्या है, प्रोडक्ट, या फिर क्या कहूं इनको, उत्पाद। तो ये है यहां पर संक्रमण अवस्था, इसी की अपन बात कर रहे हैं। अपन ऐसे कह सकते हैं क्या, ये क्रिया, ये कौन, अभिकारक, कौन, ये कौन, अभिकारक। कौन सी ऊर्जा लेकर, कौन सी ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक अस्थायी स्पीसीज का निर्माण करते हैं, और उस अस्थायी स्पीसीज को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अस्थायी स्पीसीज, जो अस्थायी क्यों है, देखो इनकी ऊर्जा अधिकतम है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होगी, स्थायित्व क्या होगा, कम। तो अस्थायी और क्रियाशील स्पीसीज है जो तुरंत विघटित होकर किसका निर्माण कर देती है, उत्पाद का निर्माण करती है। इस अस्थायी स्पीसीज को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या लिखेंगे अपन, ट्रांजिशन स्टेट किसे कहेंगे, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था किसे कहेंगे, अभिकारक अणु, अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके, कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ग्रहण कर एक उच्च ऊर्जायुक्त, उच्च ऊर्जायुक्त अस्थायी स्पीसीज का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, जो तुरंत विघटित होकर, जो तुरंत विघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उस अस्थायी स्पीसीज को ही क्या कहते हैं, उस अस्थायी स्पीसीज को ही क्या कहते हैं, उस अस्थायी स्पीसीज को ही क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बात समझ में आई। अभिकारक अणु सक्रियण ऊर्जा के बराबर या सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके एक उच्चतम ऊर्जायुक्त अस्थायी स्पीसीज का निर्माण करते हैं, जो तुरंत विघटित होकर क्या बना देता है, उत्पाद। उसी को क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी, तेजी से बनेगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। क्लियर हुई क्या ये बात? यदि सक्रियण ऊर्जा कम है तो ट्रांजिशन स्टेट तेजी से बनेगी, और सक्रियण ऊर्जा इतनी सी हो तो ट्रांजिशन स्टेट तुरंत बन जाएगी, क्योंकि इनको इतनी ही ऊर्जा चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और ये तुरंत किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ जाएगा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा, तो ट्रांजिशन स्टेट आसानी से बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी, और उत्पाद आसानी से बन पाएंगे क्या, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर मैं कहूं धीमा हो जाएगा। ये बात किसकी हुई, ट्रांजिशन स्टेट की। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। न्यूमेरिकल किस किस पोर्शन के बचे हैं, न्यूमेरिकल बचे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, दो
जो आपके टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। इस प्रकार से मैंने आपको 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। कल इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन होगा, प्लस जो 2 टॉपिक पर न्यूमेरिकल बचे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। सभी को ये चैप्टर पूरी तरह से याद करना है बच्चों, घर पे बैठ करके ध्यान रखना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। 2 चैप्टर हो गए हैं, दोनों अपने को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।